जो समय से पहले हुए बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। प्री मैच्योरिटी इन किड्स, इसके कारण क्या हैं कि आजकल बच्चे टाइम से पहले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल परसों ओपीडी में आया बच्चा है, वो आई थिंक 2009 की बात है, ही इज़ लाइक क्वाइट ओल्ड। वो वैक्सीन लगवाने आया मेरे से, तो वो 550-600 ग्राम का था, 2 महीने निक्कू में रहा, 2 महीने वेंटिलेटर पे। सो इट फील्स वेरी गुड कि वो 15 साल का वैक्सीन लगवाने हमारे पास आ रहा है। ही इज़ अ हैंडसम यंग मैन, ही इज़ इंटेलिजेंट, है ना, पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आता है। बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, थोड़ा एज ज़्यादा है, उसमें प्रीमेच्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने 26 हफ्ते का भी बच्चा बचाते हुए सुना डॉक्टर्स को। एक तो एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी होगी 24 हफ्ते, 25 हफ्ते से लेके लाइक 28 हफ्ते तक, ये तो काफ़ी प्रीमेच्योर हैं, इनमें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। पेरेंट्स को एक तो अनसर्टेनिटी रहती है प्री मैच्योरिटी में ना, कि आईसीयू में गया है, पता नहीं क्या हो गया। फॉर डिस्चार्ज पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द प्रीमेच्योर चाइल्ड विल नॉट बिहेव एज अ नॉर्मल चाइल्ड, है ना। उनमें फीडिंग के चैलेंजेस हैं। कैसे वेट बढ़ाया जाए प्री मैच्योर बच्चे जो किलो 1.5 किलो, उनमें थोड़ा सा पोस्ट डिस्चार्ज चैलेंजेस रहते हैं। प्री मैच्योर बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क प्रेफरेबल होता है या दे कैन गो ऑन नॉर्मल जो फार्मूला मिल्क है? देखो, फार्मूला किसी के लिए भी नहीं है। मेरा नाम है शिखा और आज हम एक बहुत अच्छे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आजकल बच्चों की केयर करना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत प्रिकॉशंस पेरेंट्स को रखने पड़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कि टाइम से पहले हो जाते हैं उनके रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं, क्योंकि एक तो पेरेंट्स न्यू टाइम प्री मैच्योर बच्चों के बारे में उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है, वो न्यू पेरेंट्स होते हैं। और प्री मैच्योर बच्चे यानी कि 9वें महीने से पहले जो टाइम से पहले हो जाते हैं, चाहे वो 7वें महीने में पैदा हुए बच्चे हों या 8वें महीने में, तो जो टाइम से पहले पैदा हुए बच्चे हैं उनको बहुत स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एपिसोड हमारा उन लोगों को डेडिकेटेड है जो कि प्री मैच्योर बेबीज़ के न्यू पेरेंट्स बने हैं। उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से उनकी केयर करनी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम आपके सामने एक ऐसे डॉक्टर को लेकर आए हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं, इस विषय के ऊपर माहिर है, और इनका नाम है डॉक्टर सनी नरूला, जो कि कंसल्टेंट है पेडियाट्रिक्स और नियोनेटोलॉजिस्ट मदरहुड हॉस्पिटल मोहाली से। वेलकम सर, आपका स्वागत है। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि न्यूबॉर्न बच्चे जो टाइम पर होते हैं उनकी केयर करना भी एक चैलेंज है सबके लिए। इंडिया में बहुत से बच्चे को नहीं पालना आता है जो न्यू टाइम पेरेंट्स बनते हैं, लेकिन जो समय से पहले हुए बच्चे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो प्री मैच्योर जो टर्म है, प्री मैच्योरिटी इन किड्स, इसके कारण क्या है कि आजकल बच्चे टाइम से पहले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं? सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्री मैच्योरिटी का मतलब है कि 37 हफ्ते से पहले कोई बच्चा पैदा हो गया, राइट। कारण कई होते हैं, कोई मदर के इंडिकेशंस हैं, कोई मदर में कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैटरनल, कोई बीपी ज़्यादा है, शुगर ज़्यादा है, थोड़ा एज ज़्यादा, उसमें प्री मैच्योरिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मदर में कोई इन्फेक्शंस हैं, कोई उसमें प्री मैच्योरिटी के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। देन अदर चांसेस हैं कि कोई बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, उसकी जो प्लासेंटा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या उसकी जो कॉर्ड में कोई इश्यूज़ हैं। देन काफ़ी कारण होते हैं जो अननोन है, मतलब वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द रीजंस येट। सो काफ़ी प्री मैच्योर डिलीवरीज, काफ़ी प्री मैच्योर लेबर्स अननोन रीजंस से होती हैं। कोई IVF प्रेगनेंसीज, ट्विन प्रेगनेंसीज या ट्रिपलेट प्रेगनेंसीज में थोड़े और चांसेस ज़्यादा होते हैं प्री मैच्योरिटी होने के। सो ग्रॉसली यही मोटे मोटे रीजंस हैं, बट यस देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस जहाँ पे ये प्री मैच्योरिटी हो सकती है। कुछ का पता है हमें, कुछ के अभी वी डोंट नो द रीजंस। तो जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें फिर भी बच्चा माँ के पास जा सकता है, लेकिन प्री मैच्योर किड्स में कई बार ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं या बच्चा बहुत अंडरवेट होता है, तो उन्हें एक स्पेशल यूनिट में लेकर जाया जाता है, NICU NICU एंड PICU PICU I guess। तो ये यूनिट्स होती क्या हैं और इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। बेसिकली कोई अगर बॉर्डरलाइन प्रीमेच्योर है, कोई वेट बहुत ज़्यादा कम नहीं है, तो प्रॉबेबली दीज बॉर्डरलाइन प्रीमेच्योर बच्चे जो पैदा होते हैं वो मदर के पास जा सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें 1-2 दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, लाइक वी हैव टू बी लिटिल विजिलेंट। हाँ, लेकिन कोई काफ़ी प्रीमेच्योर हैं, लाइक 4 हफ्ते और प्रीमेच्योर हैं, उनका वेट काफ़ी कम है, उनको एक स्पेशल केयर जिसको नियोनेटल ICU कहते हैं, निकू में रखने की ज़रूरत पड़ती है। प्रीमेच्योरिटी में
डिपेंडिंग अपॉन कि किस लेवल की प्रीमेच्योरिटी है, कोई थोड़ी प्रीमेच्योरिटी है या बहुत एक्सट्रीम प्रीमेच्योर है बच्चा, तो उनमें डिफरेंट चैलेंजेस रहते हैं। जैसे आपने बताया कि उनको काफ़ी कॉमनली निक्कू में ले जाना पड़ता है। हाँ यस, उनमें डिपेंडिंग अपॉन द क्या चैलेंजेस हैं बच्चे में, उस हिसाब से वो निक्कू केयर रहती है ना। सो हर एक बच्चे में डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं और डिफरेंट उनकी अप्रोच रहती है कि कैसे उनको मैनेज करना है। तो सर ये कितने छोटे बच्चे NICU में जाते हैं, या उससे भी कोई इंटेंसिव केयर यूनिट होती है उससे भी पहले? क्योंकि मैंने 26 हफ्ते का भी बच्चा बचाते हुए सुना डॉक्टर्स को, तो आप अपनी केस स्टडीज कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बेसिकली क्या रहता है कि एक तो एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी होगी 24 हफ्ते 25 हफ्ते से लेके लाइक 28 हफ्ते तक, ये तो काफ़ी प्रीमेच्योर हैं, इनमें काफ़ी चैलेंजेस रहते हैं। फिर एक मीडियम सी प्रीमेच्योरिटी है लाइक जैसे 28 हफ्ते से 32 33 34 हफ्ते के बच्चे, इनमें भी चैलेंजेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन यस जो सर्वाइवल रेट है इन ऐसे बच्चों में काफ़ी अच्छा रहता है आजकल। और जो लेट से 35 हफ्ते 36 हफ्ते 37 हफ्ते के आसपास पैदा हो गया, उनका वेट रीजनेबली ठीक है, तो वो हम और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लंग्स की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो सो वी कैन कीप देम विद मदर्स फॉर ऑब्वियसली इन सुपरविजन ऑफ अ पीडियाट्रिशियन। हाउ चैलेंजिंग इट इज़ फॉर द डॉक्टर्स और न्यू पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा एकदम NICU में जा रहा है? आप देखते होंगे ऐसे एक्सपीरियंसेस। हाँ देखो, सबसे पहले तो पेरेंट्स को एक तो अनसर्टेनिटी रहती है प्री मैच्योरिटी में ना, कि ICU में गया है, पता नहीं क्या हो गया, क्या नहीं होगा, उसको स्टे बड़ा लंबा रहता है। अगर जितना लेट से कोई 1-1.5 किलो का बच्चा पैदा हो गया तो उनका निक्कू में स्टे लंबा रहता है। देन प्रेडिक्टेबिलिटी कम होती है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं निक्कू में। सो पेरेंट्स की एंजाइटी काफ़ी रहती है टिल द बेबी इज़ आउट ऑफ निक्कू। हाँ यस। एंड सेकेंडली एज पर डॉक्टर्स का जो रहता है, इसमें बहुत ही डेडिकेटेड टीम वर्क चाहिए होता है। आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं। 24 आवर्स अवेलेबिलिटी ऑफ अ टीम मेंबर शुड बी देयर, जो कि इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, who can recognize the problem and who can handle the problem. So it is a 24 hours teamwork for the even doctors also, and obviously parents को भी इसमें 24 hours involve होके रहना पड़ता है, because एक तो उनकी एंग्जाइटीज रिलीव करनी होती हैं, फिर देन हमें उनसे कुछ मदर से फीड चाहिए होती है, मदर को बुलाना होता है, देन साइकोलॉजिकल भी उनको थोड़ा सा स्टेबल रखना होता है ना। सो दिस इज क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग कि अगर आपको अच्छी केयर देनी है, अच्छे रिजल्ट्स देने हैं, अच्छा सर्वाइवल देना, देन इट इज क्वाइट अ चैलेंजिंग। तो पिछले टाइम से क्या आपकी NICU यूनिट्स भी अब बहुत ज़्यादा एडवांस करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है आजकल? Yes, if we compare neonatal ICU unit 20-25 years back, अभी आज की डेट में उनमें एडवांसमेंट्स काफ़ी आई हैं, प्लस अवेलेबिलिटी ऑफ दीज एडवांसमेंट्स इन लाइक इवन टायर 2 सिटीज़ में भी अब लाइक 20 साल पहले टायर 1 सिटीज़ में निक्कूज़ की फैसिलिटीज़ ऐसी अवेलेबल थी, लेकिन हाँ छोटे सिटीज़ में दे वर नॉट अवेलेबल। बट आज की डेट में काफ़ी छोटी सिटीज़, टायर 2 सिटीज़ इवन में अच्छे निक्कूज़ अवेलेबल होने लग गए हैं। ऑब्वियसली एडवांसमेंट पिछले 15-20 साल में काफ़ी हुई है। सर आप कुछ अपने एक्सपीरियंसेस से शेयर करना चाहेंगे? कुछ ऐसे बच्चे आए हों जिनके सर्वाइवल रेट्स बहुत कम रहे हों, लेकिन यू वर सक्सेसफुल उनको बचाने में? सी दी सक्सेस स्टोरीज तो रहती हैं, कई प्री मैच्योर काफ़ी रहते हैं, कई 26 हफ्ते पे पैदा हो गया, 27 हफ्ते पे पैदा हो गया, उनके अभी कल परसों OPD में आया बच्चा है, वो आई थिंक 2009 की बात है, ही इज़ लाइक क्वाइट ओल्ड। वो वैक्सीन लगवाने आया मेरे से, तो वो 550-600 ग्राम का था, 2 महीने निक्कू में रहा, 2 महीने वेंटिलेटर पे। सो इट फील्स वेरी गुड कि अब वो 15 साल का वैक्सीन लगवाने हमारे पास आ रहा है, एंड इज़ अ हैंडसम यंग मैन, इज़ इंटेलिजेंट, है ना, पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट आता है। सो ऐसे चैलेंजेस आई एम श्योर कि मतलब जो भी निक्कू हैंडल करते हैं डॉक्टर्स या जो भी है, उनमें हर एक के पास ऐसे चैलेंजिंग केसेस रहे हैं, ऐसे सक्सेसफुल भी रहे होंगे। और आजकल सर्वाइवल इन छोटे बच्चों का भी कॉमन हो गया है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत रेयर है। दीज डेज द सर्वाइवल इवन इन एक्सट्रीम प्रीमेच्योर चिल्ड्रन इज बेटर देन व्हाट इट वाज अर्लियर। सर जैसे पेरेंट्स NICU से घर लेकर गए, अभी तक NICU में
बहुत ज़्यादा केयर मिलती है बच्चों को, उनको पता है ट्यूब फीडिंग कैसे देनी है। अब पेरेंट्स जो गए हैं घर, उन्हें नहीं पता है कि किस तरह से उन बच्चों को, छोटे बच्चे जो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्मॉल बेबीज़ हैं, उनको संभाला जाए। तो कैसे चैलेंजेस रहते हैं पेरेंट्स के, आपके पास क्वेरीज आती होंगी? हाँ सी, सबसे पहले तो बिफोर डिस्चार्ज पेरेंट्स को एक ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज द प्रीमेच्योर चाइल्ड विल नॉट बिहेव एज अ नॉर्मल चाइल्ड, है ना। उनमें फीडिंग के चैलेंजेस हैं, वो फीड बड़ी मुश्किल से लेगा, सो जाएगा बीच में, कुछ निकाल देगा। सो पेरेंट्स को प्री डिस्चार्ज ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टिपिकली हम इंडिया में थोड़ा सा वेट गेन होता है बच्चे का, तो टू कट द कॉस्ट रीजनेबल वेट पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। कोई 1.7 पे 1.8 पे भी डिस्चार्ज द बेबीज। सो अगर ऐसे कंडीशंस हैं तो उसमें पेरेंट्स को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें 2-3 दिन पहले हम मदर को बुलाएंगे। इनफैक्ट शुरू से ही मदर को इन्वॉल्व करना या फादर को इन्वॉल्व करना इन निकू केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और स्पेसिफिकली जब डिस्चार्ज के नज़दीक हो तो वी हैव टू ट्रेन देम वेरी वेल, ताकि घर जाके उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि घर जाके वापस आने के चांसेस भी रहते हैं कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। द चाइल्ड डजंट बिहेव एज द चाइल्ड बिहेव्स इन निकू। वहाँ थोड़ा सा और कोजी हो जाता है, मोर कंफर्टेबल हो जाता है। थोड़े से चैलेंजेस फीडिंग में आते हैं, थोड़े से टेम्परेचर मेंटेनेंस में। एक टर्म होती है जब कोई प्रीमेच्योर बच्चे का पेरेंट्स बनते हैं कि स्किन टू स्किन टच दिया जाए। NICU में भी डॉक्टर एनकरेज करते हैं कि मदर्स को, फादर्स को भी, इवन बाहर की कंट्रीज में फादर्स भी देते हैं स्किन टू स्किन टच। क्या महत्व है उसके पीछे, क्या इंटेंशन है? हाँ सी, दिस इज कॉल्ड कंगारू मदर केयर। कंगारू जैसे अपने बच्चे को पाउच में लेके घूमता है, उसको वार्मथ मिलती है, तो ऐसे ही प्री मेच्योरिटी में दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ कंगारू। इट्स अ ओल्ड कंसेप्ट, इट इज़ अ 25 years और इज इवन ओल्डर कंसेप्ट। तो उससे ये देखा गया है कि एक तो बच्चे की वेलबींग बेटर होती है, द चाइल्ड इज, उसकी ग्रोथ बेटर होती है, बच्चे के इनफैक्ट रिजल्ट्स में भी फ़र्क पड़ता है। दीज चिल्ड्रन डू बेटर दैन अदर चिल्ड्रन। पेरेंट्स को भी, मदर को भी थोड़ा साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं। द मदर ऑल्सो फील कि हाँ द चाइल्ड इज़ हेल्दी एंड चाइल्ड इज़ विद मी। So overall, kangaroo mother care is a standard practice which is practiced in जो NICUs में आजकल standard practice है। अच्छा, कैसे कंपेयर आप जब माइलस्टोन्स देखते हैं बच्चों के, तो प्रीमेच्योर बच्चों के क्या माइलस्टोन्स काफ़ी पीछे चलते हैं नॉर्मल बच्चों से? It again depends upon की level of prematurity। अगर borderline premature है 34, 35, 36 weeks, 34 to 37 weeks के आसपास का बच्चा है, तो वो काफ़ी रैपिडली नॉर्मल माइलस्टोन्स में आ जाते हैं बच्चे। उनमें लैग जो होता है, थोड़ा सा तो पीछे चलते हैं, लेकिन वो लैग होता है बहुत कम होता है, एंड दे कैच अप वेरी अर्ली। जो बहुत एक्सट्रीम प्रीमेच्योर होते हैं, हाँ यस डेफिनेटली उनके माइलस्टोन्स थोड़े से पीछे होते हैं, बट दैट डजंट मैटर एक्चुअली। इट इज़ मैटर ऑफ टाइम कि एक माइलस्टोन आना है, उसमें 6 months में आना है, उस प्रीमेच्योर में 8 to 9 months में आ जाएगा। इट डजंट मैटर, थोड़ा सा लैग करते हैं, बट अल्टीमेटली दे कैच अप। कब तक, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन शिकायत होती है बच्चों का, इन बच्चों का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, जो कि एक नॉर्मल बच्चे का, एक हेल्दी बच्चे का बढ़ता है। तो कैसे चैलेंजेस आते हैं और कैसे वेट बढ़ाया जाए प्रीमेच्योर बच्चे जो? हाँ, सो जो एक्सट्रीम प्रीमेच्योर होते हैं, जो काफ़ी छोटे हैं, जो 1 किलो 1.5 किलो इस रेंज में हैं, उनमें थोड़ा सा पोस्ट डिस्चार्ज चैलेंजेस रहते हैं, फीडिंग इश्यूज रहते हैं, वेट गेन के चैलेंजेस रहते हैं। ओवरऑल भी उनका ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल बच्चे से कम होता है। हाँ, लेकिन यूजुअली वी सी कि बाय 2 to 3 years दे कैच अप लाइक अ नॉर्मल बेबी। हाँ, 1-2 साल तक उनका वेट थोड़ा सा लैग करता है। जो बॉर्डरलाइन प्रीमेच्योर हैं उनमें नॉर्मली ये दिक्कत नहीं है, दे कैच अप वेरी रैपिडली नॉर्मल बच्चे के हिसाब से। सर, क्या प्रीमेच्योरिटी के साथ कोई ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी आ सकते हैं? There are some chances, there are more chances of this premature having long-term brain issues, but with advancement in technologies and with good NICUs everywhere, उस चीज़ के chances काफ़ी मतलब अब reduce हो गए हैं जो आज से 20 साल पहले थे। So these days many health जो प्रीमेच्योर बच्चों में जो ये लॉन्ग टर्म ब्रेन इश्यूज के ये बड़े कंसेप्ट हैं कि उनमें होता ही होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टिल देयर आर चांसेस, बट दे आर नॉट वेरी हाई चांसेस, राइट ना। सो कि ब्रेन इशू होने के
सो विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज वो भी इंटैक्ट सर्वाइवल जिसको कहते हैं कि जिसमें बच्चे में कोई दिक्कत नहीं है, वो काफ़ी अच्छे सर्वाइवल्स आजकल मिल रहे हैं हमें, है ना। नहीं, कहा जाता है कि कुछ बच्चों में कुछ जैसे वो पढ़ नहीं पाते या ध्यान लगाने की दिक्कत होती है, कुछ इस तरह के चांसेस। दीज आर लिटिल मोर देन नॉर्मल बेबीज, बट ऐसा नहीं है कि वो हर प्री मैच्योर बच्चे में ऐसा होगा या कुछ। इस चीज़ के भी चांसेस के कोई इश्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा नहीं होते, काफ़ी रीजनेबली कम होते हैं चीज़ों। तो आप क्या राय देना चाहेंगे, जैसे अभी रेनी सीजन है और विंटर सीजन, गर्मियाँ, पहली गर्मी, वो सारे बच्चों के लिए भी, नॉर्मल बच्चों के लिए भी होता है, क्या एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है प्रीमेच्योर्स को बड़ा करने? नहीं, एज यू से कि सब बच्चों के लिए ये बराबर ही रहता है। प्रीमेच्योर में एक चैलेंज ये रहता है कि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी नॉर्मल बच्चे से कम रहती है ना, सो दे कैच अप इन्फेक्शंस वेरी रैपिडली। सो मेन तो हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है इन सीजन में, कि हम बच्चे को हाथ लगाते हैं प्रीमेच्योर, लेट से नया घर में आया या निक्कू से आया, तो एक हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है कि बच्चे को टच करना है तो हैंड वॉश करके टच करना है। सेकेंडली, कोई बीमार आदमी है, बीमार लोग हैं, उनको आसपास आने से हमें डिस्करेज करना चाहिए, बिकॉज दे विल कैच अप दीज इन्फेक्शंस वेरी रैपिडली। जब तक बच्चा एक रीजनेबली वेट का नहीं हो जाता, 6-8 महीने का नहीं हो जाता, तो वी शुड अवॉइड ओवर क्राउडिंग प्लेसेस, वी शुड अवॉइड गोइंग टू मॉल्स एंड ओवर क्राउडिंग, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कोई भी बच्चे को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है। आई थिंक दीज आर द कॉमन प्रिकॉशंस जो हमें लेनी चाहिए। प्रीमेच्योरिटी में इसका थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिवली लेना और इम्यूनिटी चैलेंजेस कौन सी उम्र तक प्रीमेच्योर किड्स में रहेंगे? Usually they catch up by 1 to 2 years of age. So first 1 to 2 years, ये थोड़ा सा their risk of getting infections is little higher than the normal babies. तो वही पेरेंट्स को बार बार हैंड सैनिटाइज करके ही टच करना हैंड सैनिटाइज करके लोगों से दूर रखना है। कोई लोग बहुत ज़्यादा क्राउडिंग नहीं करनी, घर पे नहीं करनी, बीमार लोगों को अवॉइड करना है, घर पे अननेसेसरी पार्टीज नहीं करनी है ना, सो दिस शुड बी डिस्करेज्ड, है ना। तो सर, क्या प्रीमेच्योर बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क प्रेफरेबल होता है या दे कैन गो ऑन नॉर्मल जो फॉर्मूला मिल्क है? देखो, फार्मूला किसी के लिए भी नहीं है, ना वो टर्म बच्चे के लिए ना प्रीमेच्योर बच्चे के लिए। सो तो फार्मूला इज नॉट अ हेल्दी ऑप्शन फॉर एनी, नाइदर फॉर नॉर्मल बच्चा नॉट फॉर प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर बच्चे में तो फार्मूला फीड के बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं ना। इवन इन निक्कू में भी हमें कई मदर्स की फीड नहीं आती है। इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग। वी प्रेफर कि उसमें रिस्क ऑफ गेटिंग कॉम्प्लिकेशन इट इंक्रीजेज अ लॉट। फार्मूला इज़ अ बैड ऑप्शन फॉर प्रीमेच्योर एंड इवन फॉर अ नॉर्मल चिल्ड्रन, सो वी शुड अवॉइड फार्मूला एज फार एज पॉसिबल। वाई सर, ऐसा क्या है फार्मूला में जो मतलब बच्चों को और रिस्क पे लाता है? Formula is not human milk, na. So we are not human. That formula is made from cows, and so we are not even closely related species. So formula से let's say premature, अगर निक्कू में बात करा जाए तो उनमें obviously complications जैसे NECs होने के chances काफ़ी रहते हैं. These are very serious complications. पेट की problems होने के chances. Overall formula fed बच्चे होते हैं, उनमें long term issues भी रहते हैं। एक नॉर्मल बच्चा को एक नॉर्मल प्रीमेच्योर में तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट वी शुड नेवर गिव द फार्मूला अगर पॉसिबल हुआ। इवन इन नॉर्मल बच्चों में भी जो फार्मूला फेड बच्चे होंगे दे टेंड टू हैव लेसर इम्यूनिटीज, दे टेंड टू हैव मोर एलर्जीज एंड बट कुछ मदर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दे कांट जनरेट मिल्क, तो I know. आप कैसे समझाते हैं? हाँ, वो दैट इज द ओनली चैलेंज। किसी मदर को नहीं आती है, उसी में ही फार्मूला हम रिकमेंड करते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आफ्टर ट्राइंग एवरीथिंग, ठीक है, सो मदर की फीड बढ़ाने के लिए हम सब कुछ ट्राई करेंगे। सारे चैलेंजेस जो मदर फेस करी है उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देन वी विल चेक द बेबीज वेट, बच्चा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। सो बहुत सारे चेकलिस्ट के बाद ही हम मतलब इट इज़ फिर हम फार्मूला फीड पे आते हैं। अदरवाइज इट इज़ मतलब वी डिस्करेज इट एज फार एज पॉसिबल। बट सर, मार्केट देखिए आप कितनी बूम की है पिछले सालों में फार्मूला मिल्क की, और कुछ मदर्स होती हैं जो वर्किंग होती हैं या कुछ कोई प्रॉब्लम की वजह से, या इट इज़ देयर पर्सनल चॉइस, दे वांट टू फीड और नॉट। तो क्या सारे बच्चों में ही ये फार्मूला फेड
yes. Formula एग्जांपल दीजिए कि formula feeding is absolutely not indicated, is not a good choice for children. Formula fed children tend to be obese, मोटापे के chances बढ़ जाते हैं. They tend to have more asthmas, more allergies. They tend to have lower IQs, and they tend to fall more sick. So these are long-term challenges. If we are talking about, these are Western concepts, है ना. So यहाँ formula डब्बा है, डब्बा बना दिया, bottle दे दिया. These are Western concepts. India is a different country. Plus, see what has happened in Western countries. See the obesity का epidemic. See the obesity epidemic in children, है ना. So मतलब this formula and junk food, what have they done to these children in Western countries? See, so we don't want this in our country. So formula is the last option. अच्छा, ब्रेस्ट मिल्क में कैसे मतलब बच्चों की बोन्स बढ़ाने की मतलब कुछ साइंटिफिकली आप बताना चाहें? नहीं, हाउ डू यू एनकरेज? ब्रेस्ट मिल्क में सब कुछ अवेलेबल है जो एक बच्चे को चाहिए होगा. ठीक है. सो एक प्री मैच्योर बच्चे की हम बात कर रहे थे, उनमें बिकॉज वो जल्दी पैदा हो गए, उनमें कुछ चीज़ों के रिजर्व्स नहीं होते हैं कोई. सो हमें उनको एडिशनल देना होता है, कोई मल्टीविटामिन, कैल्शियम फॉर सम टाइम, वो हम सप्लीमेंट करते हैं. लेकिन बाकी सारा कुछ ब्रेस्ट मिल्क में सारा कुछ अवेलेबल होता है ना. सो अगर प्री मैच्योर बच्चा हुआ है तो मदर का मिल्क भी उस हिसाब से मॉडिफाई कर लेती है नेचर जो प्री मैच्योर बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है. सो वी कैन नॉट कंपेयर हजारों लाखों सालों की एवोल्यूशन जो नेचर ने बनाई है विद द 50-year-old फार्मूला कंपनीज, राइट. देयर इज नो कंपैरिजन. सर, ये अपना आजकल कंसेप्ट आ रहा है अन्नप्राशन का, बच्चों को सॉल्ट एंड शुगर 6 months के बाद इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. व्हाट इज द करेक्ट एज कि ये दोनों चीजें बच्चों को इंट्रोड्यूस कर दी जाए, नॉर्मल में भी और प्रीमेच्योर? सो प्रीमेच्योर और नॉर्मल में ये दोनों चीजें सेम ही रहेंगी. सो वी शुड अवॉइड सॉल्ट टिल 1 year of age बिकॉज इट इज सेड कि इनकी थोड़ी किडनी मैच्योर होती है, इट कांट हैंडल सो मच ऑफ सॉल्ट. सो एडेड सॉल्ट हमें अवॉइड करना चाहिए. जो नेचुरल है दैट इज़ फाइन, लेकिन जो एडेड जो हम ऊपर से डालते हैं वो अवॉइड करना चाहिए टिल 1 year of age. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड अगर बच्चे को जैसे 6 महीने पे हम खिचड़ी शुरू करते हैं या कुछ भी शुरू करते हैं, अगर बच्चे को हम ब्लैंड शुरू करते हैं ना, सो यू विल बी सरप्राइज्ड द बच्चे को अगर पता नहीं है डिफरेंस बिटवीन द सॉल्ट एंड द ब्लैंड, द चाइल्ड विल टेक दैट ब्लैंड फूड एंड विल बी हैप्पी. अच्छा, ठीक है. प्रॉब्लम होती है हम एक ब्लैंड शुरू कर दिया फिर थोड़ा सॉल्ट कर दिया तो चाइल्ड विल बिकम चूजी टूवर्ड्स द टेस्टियर फूड, राइट. सो अगर ब्लैंड शुरू करो यू विल बी सरप्राइज कि बच्चे बहुत अच्छे से लेते हैं. शुगर 2 years तक आजकल कहते हैं कि वी शुड नॉट ऐड शुगर टू द चाइल्ड्स डाइट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म रिस्क. लॉन्ग टर्म रिस्क मीन्स कि जो बच्चे शुगर्स लेते हैं टिल 2 years से पहले या 2 साल से बाद, उनमें डिफरेंस होता है कि जैसे बच्चा बड़ा हो गया, लाइक 25, 30, 40 साल के होंगे, तो उसमें डायबिटीज रिस्क, हाइपरटेंशन रिस्क कम हो जाता है. सो वी आर थिंकिंग ऑफ अ लॉन्ग हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड. वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ आज क्या करना है. हम ये सोच रहे हैं कि ये बच्चा 40 साल बाद क्या बनेगा. ठीक है. सो दिस इज हाउ अ पीडियाट्रिशियन थिंक्स, दिस इज हाउ अ न्यूनेटोलॉजिस्ट थिंक. दैट्स वाई वी आर थिंकिंग कि आज फार्मूला देना, मदर फीड देना. वी आर थिंकिंग ऑफ अ चाइल्ड, आज से बाद में क्या बनेगा वो. ठीक है. वी आर नॉट थिंकिंग अभी क्या करना मैंने. ठीक है. सो दैट इज हाउ एक्चुअली वी थिंक अबाउट चिल्ड्रन. इंडियन हाउसेज में ज़्यादा ये होता है कि अगर बच्चे को जितना जल्दी आप नमक या चीनी से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपको बाद में उतनी डिफिकल्टीज कम होंगी उन्हें खाना खिलाने में. तो ये एक माइंडसेट है. अगर दे विल नॉट हैव, मतलब ज़्यादातर होता है हाउस होल्ड में, क्योंकि मदर्स भी रहती हैं, ग्रैंड मदर्स, सारा उनका ये कहना है कि बच्चे को आप जितना जल्दी इंट्रोड्यूस करा दोगे, बाद में वो एक पिकी चूज करने वाले वो नहीं बनेंगे. हाँ, यस. सी दिस इज एन ओल्डर कंसेप्ट, क्योंकि पुराने ज़माने में हमारा कोई ऐसा सॉल्ट एंड शुगर का कंसेप्ट नहीं था. जैसे जैसे साइंस हमें बताती है कि इन चीज़ों के नुकसान हैं, तो सो वी चेंज आवर प्रैक्टिसेस, राइट, है ना. सो प्रीवियसली वी आज से 20 साल पहले वी वर नॉट टेलिंग देम कि वी शुड रिस्ट्रिक्ट सॉल्ट, वी शुड. सो एक होती कॉमन जो धारणाएं बनती हैं, एक होता है जो साइंस हमें कह रही है तो वो कह रहे हैं ना. तो कई बार इनमें कन्फ्लिक्ट होता है कि जो कॉमन धारणा है. तो हाँ, यस, अगर हम आज के पेरेंट्स को हम बताते हैं कि हाँ वी शुड अवॉइड दिस, एंड मोस्ट ऑफ देम अंडरस्टैंड, है ना. सो वी हैव टू चेंज द प्रैक्टिसेस. जैसे जैसे हमारा टाइम निकलता है, हमें साइंस कुछ बताती है तो हमें उस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस चेंज. हाउ डू यू सी दिस बॉटल फीडिंग प्रैक्टिस? ठीक है, बच्चा जब तक मदर फीड ले रहा है, लेकिन मदर्स को जॉब पे जाना है, देन
बच्चों को बॉटल पे डाला जाता है। अब आप बाद में देखें तो बच्चों के दांत टेढ़े आ रहे हैं, बच्चों को शुगर कैविटी इम्पैक्ट हो रहा है, जो डेंटिस्ट बोलते हैं कि आप बॉटल फीडिंग मत कीजिए। Bottle feeding is absolutely not indicated in specifically in Indian children, right? So these are Western concepts. ठीक है, वो वहाँ से आते हैं बाहरली कंट्री से, हम उसको ऐसे पागलों की तरह फॉलो करते हैं कि एज ए पता नहीं हमें क्या इवन पेसिफायर्स कंसेप्ट व्हाटएवर, हाँ हमें पता नहीं क्या मतलब वो मिल गई। आजकल इंटरनेट की वजह से हर कोई इंटरनेट पे लगा है एंड दे आर नॉट मतलब सेंसिंग कि ये पोस्ट किसने डाली किसने नहीं डाली। ठीक है, सो द डिफरेंस इन आवर कल्चर या आवर कंट्री इज़ कि हमारी कंट्री एक थोड़ा गर्म देश है, यहाँ इन्फेक्शन ज़्यादा हैं, तो जो भी बॉटल फेड बच्चा होगा वो ऑब्वियसली उसमें रिस्क ऑफ गेटिंग डायरिया, टट्टियाँ उल्टियाँ लगना, रिपीटेड इन्फेक्शंस होना काफ़ी बढ़ जाता है। ऑब्वियसली डेंटिस्ट वाले उनकी अलग प्रॉब्लम है, दांत बाहर आना, दांतों में कीड़े लग जाना, सो दीज आर डिफरेंट प्रॉब्लम्स। एंड यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आई थिंक जो वर्किंग मदर्स हैं उसके लिए एब्सोल्युटली ब्रेस्ट फीडिंग इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल। सी जो हमें 6 महीने की मैटरनिटी मिलती है, कॉमनली मिलती है, तो 6 मंथ्स तक हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं। ठीक है, किसी ने 5 महीने पे ज्वाइन करना, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, हम 5 महीने पे उसको सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस कर देंगे बच्चे। ठीक है, आइडियली अगर मदर फीड पे बच्चा तो हम 6 मंथ्स पे करते हैं, लेकिन हाँ कोई मजबूरी है तो हम थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। जैसे ही हमें सेमी सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे को यही चीज़ें, हम मदर जॉब पे जा रही है तो पीछे से आप खिचड़ी दलिया ये चीज़ें दो, मदर जब अवेलेबल है देन ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी डन। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी स्टोर्ड इन अ फ्रिज, वो निकाल के आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, दैट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी आवर्स, राइट। सो पीछे से जो भी केयर टेकर है दे कंटिन्यू। सो ब्रेस्ट फीडिंग इज एब्सोल्युटली पॉसिबल इवन इन वर्किंग मदर्स, है ना, और बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो लास्ट क्वेश्चन, आप कैसे अपनी एक्सपीरियंस से सजेस्ट करना चाहेंगे जो भी न्यूबॉर्न बेबीज या फिर प्रीमेच्योर के पेरेंट्स बने हैं, वो पैनिक नहीं करें, दे कैन हैंडल दिस सिचुएशन आफ्टर दिस NICU? या बेसिकली क्या है कि लेट्स से कोई प्रॉब्लम हो गई है, प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो गया, तो सो हमें उसको हैंडल करना है। ठीक है, सो आई थिंक कि पेरेंट्स की सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का ना पैनिक करना भी इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ आवर ड्यूटी ऑल्सो कि हम उनको इतना पैनिक ना होने दें, बिकॉज अगर हमें मदर फीड भी चाहिए होती, मदर स्ट्रेस में है तो मदर फीड कम आने के चांसेस रहते हैं। सो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स जो हमें चाहिए होता है मदर से। ठीक है, फिर मदर को टेक केयर अंदर करनी है बच्चे। सो आज की डेट में सर्वाइवल रेट्स आर क्वाइट ओके एंड इंटैक्ट सर्वाइवल्स आर क्वाइट ओके इवन इन प्रीमेच्योर बेबीज। सो इट्स मैटर ऑफ मतलब टाइम एंड मोस्टली एंड गुड विशेस टू ऑल दीज पीपल। वैसे तो प्रीमेच्योर कोई हो ही ना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो भी जाता है तो आज की डेट में इजीली मैनेज हो जाता है एंड गुड लक टू एवरीवन। इनमें इम्यूनिटी फैक्टर चाहे कम होता है, लेकिन प्रीमेच्योर में एक तो ब्रेन नॉर्मल बच्चों से अच्छा होता है, नॉट कंपेयर्ड, नॉर्मल बच्चे इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो there are we've seen so many premature children who are doing extremely well. They are very sharp, they are very brilliant, and even they are called fighter babies. They are fighters, they are definitely fighters, they are definitely fighters. वो इतने challenges से गुजरते हैं कि किसी को लंग्स में प्रॉब्लम है, किसी को इतने ड्रिप्स लगे हुए हैं, कोई वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, सो एंड प्लस इतना लंबा निकू स्टे है, तो देयर लॉट ऑफ चैलेंज। दे आर डेफिनेटली फाइटर्स एंड वी हैव सीन मेनी प्रीमेच्योर बेबीज हु आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस मीनिंगफुल इनसाइट। तो आज के इस डिस्कशन में बस इतना ही। आई होप जो कि नॉर्मल पेरेंट्स बने हैं या फिर प्रीमेच्योर्स के पेरेंट्स बने हैं, उन्हें कुछ कुछ इंसाइट्स मिली होंगी। स्पेशलिस्ट आज माहिर बैठे थे और उन्होंने बताया है कि पैनिक करने की जगह अगर मदर्स फोकस करें कि किस तरह से बच्चे की वेलबींग के लिए उन्हें आपने फीडिंग देनी है, कोशिश यही की जाए उन्हें ब्रेस्ट फीड पर ही रखा जाए और ज़्यादा पैनिक मत किया जाए। आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।